नमस्ते, मेरा नाम है सर्वेंद्र। आप देख रहे हैं द रिवील। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जो चाइना के बॉर्डर पे जो इंडिया के साथ थोड़ा सा फ्रैक्शन है जो स्टार्ट है वहाँ पे, और उस पर बात करेंगे। और सबसे ज़्यादा हम बात करेंगे, आज हमारा मेन टॉपिक होगा जो इसमें कांग्रेस के पिड्डी जो हैं, जो जिसने राहुल के जो पाले हुए थोड़ा सा दो चार हैं वो पिड्डीज हैं, तो उनका उनका रहेगा, उनके ऊपर बात करेंगे हम। जिसमें सुरजेवाला भी है, जिसमें वो आनंद शर्मा है, वो झा है, वो क्या नाम है उसका, मनीष तिवारी, और ये राहुल गांधी खुद है। ये कह रहा है कि कोई मतलब कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है लद्दाख पे क्या हो रहा है, जनता जानना चाहती है मोदी क्या कर रहे हैं, आर्मी क्या कर रही है, चाइना घुस आया है अंदर और सारा कुछ कैप्चर कर रहा है, मतलब जैसे उसने अटैक कर दिया है। इस तरीके से जो मीडिया में ये बना रहे हैं, जो माहौल बना रहे हैं जनता के अंदर, जो भ्रम, एक जो कॉन्फिडेंस उनका लो कर रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट पूरे स्टैंड के साथ अपने आर्मी और वहाँ पे गवर्नमेंट डिप्लोमेटिकली आर्मी के हैंडल पे, माइट के हैंडल पे, मतलब जिस भी तरीके से जो भी परफेक्ट स्टेप है गवर्नमेंट उसको ले रही है। और वो चाइना अच्छे से समझ गया, वो डोकलाम से ही समझ चुका है सारी चीज़ें, कि भारत वो नहीं है कि भी प्राइम मिनिस्टर भाग जाएगा यहाँ पे, कि चाइना आ गया तो प्राइम मिनिस्टर भाग गया यूएसए वहाँ छिप करके बैठा है। नेहरू नहीं है इस समय कोई, ठीक है, वामपंथी नेहरू नहीं है कोई कि उसकी आइडियोलॉजी वामपंथी के लिए आ जाएगा तो भाग जाएगा। देश ये भी जानना चाहता है, कांग्रेस को ये भी पूछना चाहिए था, ये जो राहुल है ये भी बताए ना कि भाई श्याम शरण की रिपोर्ट क्या थी। 12 अगस्त 2013 में श्याम शरण की रिपोर्ट क्या थी, अभी इस पे बात करेंगे अब, ठीक है। श्याम शरण की रिपोर्ट क्या थी ये बताएं, कि ये नहीं क्यों बताते हैं कि जब उसका जो पहला प्रीमियर जो चाइना का आया था, जैसे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट होते हैं वैसे प्रीमियर होते थे उस टाइम पे, जब भारत 1947-48 में आज़ाद होता है, 47 में आज़ाद होता है, 48 में चाइना आज़ाद होता है, 49 में। उसके बाद फिर वो अपना नेहरू अपना कैप्चर कर लिए होते हैं, कोई होता नहीं नेहरू को रोकने टोकने वाला, सिर्फ एक सरदार पटेल बच्चे कुचे होते हैं जो कि उसको बोलते हैं। सरदार पटेल ने लेटर लिख करके भेजा कि भाई चाइना एग्रेशन कर रहा है बॉर्डर पे, हमें कुछ करना चाहिए डिफेंस के लिए। तो नेहरू ने कहा कि नहीं, हमें चाइना को कुछ, कहाँ चाइना आएगा यहाँ पे जो है हिमालय के वादियों के और घाटियों में भटकने के लिए। ये बाकायदे लेटर का आंसर लिख रखा है उसने। कहा कि वहां पे तो सब सूखा है, वहां पे घास तक तो उगती नहीं है लद्दाख में, इंडिया क्या करेगा उसको लेकर के। ये बोला था नेहरू ने, लेटर में लिख करके रखा है। आर्काइव में जाइए, नेशनल आर्काइव में आप दिल्ली के, वहां ढूंढिए, वो पढ़िए, उसको पता चलेगा आपको। बहुत सारी चीजें नहीं बताई जाती हैं मीडिया पे, कोई नहीं बताता, क्योंकि सारे मीडिया उन्हीं के पाले हुए हैं। मीडिया को भी बताऊंगा मैं कि नेहरू ने किस किस मीडिया हाउस को बनाया है, इंडिया टुडे से लेकर के कितने कितने कैसे कैसे हड़फा उनको, और कैसे कैसे अपने बंदों को लगाया, कैसे फिरोज गांधी तक को नौकरी दिलवा करके रखी वहां पे। तो ये सारा इनका कॉकस भी बताऊंगा जो रहेगा उसको किसी ना किसी वीडियो में। और अभी उस पे बात नहीं करता है राहुल गांधी, कह देता है गोदी मीडिया है, मीडिया उसकी है, और बता देता है कि मोदी की मीडिया है। मोदी के पास कोई मीडिया नहीं है, लेकिन है मोदी की मीडिया, चलाते इनके प्रोपेगेंडा है मोदी की मीडिया। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि नेहरू ने किस तरीके से इसको कॉम्प्रोमाइज किया था यहाँ पे। उसके बाद से भी ज्यादा कुछ नहीं जाते हैं, हम 2013 में चले जाएं। 2013 में जो 12 अगस्त के श्याम शरण की रिपोर्ट कह रहा हूँ, 2013 में सितंबर में, ये देखिए, ये सितंबर में लिखा हुआ है, चाइनीज आर्मी हैज ऑक्यूपाइड 640 स्क्वायर किलोमीटर इन 3 लद्दाख एरियाज। 3 एरिया में 640 स्क्वायर किलोमीटर का जब कैप्चर किया 2013 में। दूसरे यूपीए की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, ये सितंबर के अगस्त में ये छपा था, और ये अभी सितंबर में ये आर्टिकल, अगस्त का जुलाई अगस्त में उन्होंने कैप्चर किया था इसको। लेकिन किसी मीडिया में नहीं, बिल्कुल शांत छपा करके बैठ गया। 640 स्क्वायर किलोमीटर चाइना ने ले लिया, नए एलएसी बना दिया वहां पे, नए झंडे गाड़ करके नया एलएसी सब कुछ कंस्ट्रक्शन कर दिया, अपना परमानेंट वहां पे पक्के जो है टनल्स और जो है हब्स बना दिए अपने रहने का, और सारा कुछ उस पे चाइना, उसको देश को नहीं चाहिए था जानने के लिए। 111 गांव आपने बांग्लादेश को 17,000 एकड़ की लैंड आपने बेच करके, 17,000 एकड़ की लैंड आपने बेची, और 111 गांव बांग्लादेश को बेचा 2013 में ही। उसके बाद फिर जो है आपके पास 51 सिर्फ गाँव आते हैं आपके पास। ऐसा क्यों, आपने ऐसा क्या कर दिया कि वहां पे इस पे देश की जनता को नहीं जानना चाहिए, इस पे इंफॉर्मेशन, इस पे ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहिए आपको, इस पे भी ट्रांसपेरेंसी दो। जब नेहरू था यहाँ पे, तब वो आता है वहां से, चाइनीज प्रीमियर आया था जब पहली बार, चाओ एन लाई था उसका, प्रोनाउंसिएशन है उसका। तो अभी वो आता है वहां से प्रीमियर, तो उस समय तिब्बत उसने अटैक करके ले लिया था। लेकिन नेहरू की उस समय के जो वहां पे जो नेहरू के साथ जो डेलीगेट्स थे वो बैठे हुए हैं, वो साफ साफ उनका नाम नहीं याद आ रहा है, एम के मुरलीधर आई थिंक ना,
वो थे, उन्होंने बोला कि जब उसने बोला कि जो है भाई मतलब एक बार भी इन्होंने तिब्बत के ऊपर कोई भी बात नहीं की, जबकि तिब्बत अपना था वो, मतलब एक नॉर्थ सिक्किम था वो लेकर के चला गया, वो हमारा हमसे छीन करके वो भी चला गया, उस पर भी कुछ नहीं बोला, ना तो इन्होंने कुछ बोला। अब उसके बाद फिर जो है 1956 में आया था वो, उसके बाद फिर 1959 में आइजनहावर आते हैं यूएसए प्रेसिडेंट, वो कहते हैं कि देखिए चाइना एग्रेशन कर रहा है, आप उसके खिलाफ मेजरमेंट्स लीजिए, आप स्ट्रॉन्ग करिए आर्मी को। तो कहे नहीं नहीं नहीं, चाइना तो आया था वहां पे, और पूरी जनता, जब वो चाइनीज प्रीमियर आया था चाओ एन ली, वो पूरी जनता भारत की पोस्टर बैनर्स लेकर के रोड पे थी, वो कह रहे थे कि जो है नहीं नहीं, आप बैनर पे लिखा हुआ था, उसके आप जाएंगे ना, गूगल करेंगे, आपको पता चलेगा क्या क्या था कि नेहरू डू नॉट सरेंडर चाइना, डू नॉट बिलीव चाइना, बिवेयर ऑफ चाइना, इस तरीके के स्लोगन्स थे वहां पे। लेकिन उस सब को ओवरलुक करके हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दे दिया। उसके बाद फिर सारे हथियार के सारी कंपनियों को, सारे ऑर्डिनेंस की जितनी कंपनियां थी भारत में, वो सब बंद कर दी, अंग्रेजों के जमाने से बनाई हुई सारी थी यहाँ पे। अमेरिका की जहाज, ब्रिटेन की जहाज यहाँ पे बनने आती थी, फाइटर प्लेन्स बनने आते थे, हथियार बनते थे, गोला बारूद बम बनते थे, तोप बनते थे, यहाँ पे पैटर्न टैंक्स बनते थे, सब कुछ बनता था। लेकिन सबको बंद करके कहा कि हम पुलिस से काम चलाएंगे, हमें चाइना से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि आइडियोलॉजी सेम थी, ये भी कम्युनिस्ट और वो भी कम्युनिस्ट, तो कम्युनिस्ट को कैसे कहते। और रशिया को सारा कुछ उठा करके कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, जितने हथियार खरीदने के थे, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड के जितने खराब हथियार थे वो खरीद लिए। मेनन जो यहाँ का रक्षा मंत्री था, हार्डकोर जो है वो वुमेनाइजर था, हार्डकोर लेफ्टिस्ट, वो और नेहरू दोनों। तो इनके लिए अपने बुक में आपने लिख रखा है कि जो है राम मनोहर लोहिया जी ने किए, तो जो है सबसे ज्यादा खतरनाक, कम्युनिस्ट से भी ज्यादा खतरनाक कम्युनिस्ट जो है नेहरू और मेनन है। तो इस तरीके से इन्होंने लॉबिंग की, रशिया के साथ मिलकर के सारी कंपनियों को खत्म करके रशिया को दे दिया, और मेरा जूता है जापानी, पत्तून इंग्लिस्तानी करके, सिर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल्ली हिंदुस्तानी की मूवियां बनवाते रहे यहाँ पे कि रूस बहुत बड़ा दोस्त है हमारा। इस तरीके से वहां के सर्कस भी यहाँ पे तो रशियन सर्कस होता था यहाँ पे, मतलब कुछ भी हो तो रशिया का, जो भी हथियार बनाना हो, जो भी एचएमटी जितनी थी वो सारी के सारे सब रशिया के पेरोल पे, सारा कुछ सब कुछ खत्म कर दिया इन्होंने, सब रशिया। आज के टाइम पे मतलब तो जब भारत कहा कि जो है आर्मी ने कहा कि हमें अपने वेपन्स मॉडर्नाइज करने हैं, तो क्या नहीं, हम जो है कैपिटलिस्ट कंट्रियों से नहीं लेंगे, हम जो है रशिया से लेंगे। कम्युनिस्ट से जाकर के सारा कचड़ा खरीद करके वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का और सेकंड का मस्कट उसकट लेकर के आए। जब वॉर हुआ 1962 का, मैं आपको बता दूं, सिर्फ कॉटन सेट में, कॉटन सॉक्स में, विदाउट शूज, 60 डिग्री -60 डिग्री टेम्परेचर पे आपके बंदे लड़ने गए थे, आपके फौजी इंडियन आर्मीज के, और वहां पे जो है आप चाइना दूसरी तरफ फिल इक्विप्ड पूरी तरीके से, ऊपर का जो वो सर्दियों में पहना जाता है और जो है माउंटेन्स वगैरह पे कारगिल में जो पड़ते हैं वो सब पहन करके, शूज ऑटोमेटिक गन्स के साथ, वो सब वहां पे AK-47 वो भारत के अब लड़ रहे थे। लेकिन भारत यहाँ पे कम्युनिस्ट के साथ भी, यहाँ पे कम्युनिस्ट CPIM का वो जो था, एक नाम बता देता हूँ मैं आपको, वो था हरिकिशन सुरजीत जैसे बहुत बड़े चार्ज दे दिया नेहरू ने हरिकिशन सुरजीत को, जो CPIM का था उसके साथ मिला करके गवर्नमेंट में थे, ये सब पड़ती थी इनकी आपस में कम्युनिस्ट। उन्होंने गुरिल्ला संगठन बनाया 1962 के बाद। गुरिल्ला संगठन को भारत की आर्मी में इन्फिल्ट्रेट कराया गया हर जगह, और उसके बाद फिर वो ठीक से लड़े नहीं और हार गए भारत वाले। इस तरीके से काम किया गया। आपको 1962 के वॉर को आपको पूरा नहीं बताया जाता कभी भी, जब आप उसको पढ़ेंगे, एक एक चीजें खोद करके निकालेंगे, तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से नेहरू फैमिली ने भारत के ऊपर कैसे कीले ठोकी, भारत को गुलामी के जंजीरों में जकड़ करके रखा। हम आजाद कभी नहीं हुए, हम नेहरू फैमिली की गुलामी करने में लग गए अंग्रेजों के बाद। अंग्रेजों ने वहां पे अपने पार्लियामेंट में कहा था, एडमंड एडली जो यहाँ का ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था उस टाइम का, उसने कहा था कि हम तो वहां से चले आए हैं, हमारे बंदे वहां पे बहुत गर्मी होती है, हमारे बंदे रह नहीं पाते हैं। ये बाकायदे ब्रिटिश के पार्लियामेंट में ये पास हुआ, बोला हुआ, ऑन रिकॉर्ड बात है। उन्होंने कहा कि वहां पे हमने काले अंग्रेजों को दे रखा है, वो हमारे काम करते रहेंगे वहां पे। सोचिए किस तरीके की साठगांठ थी। और नेहरू 47 में प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, मैं आपको बता दूं। ये कहते हैं सावरकर को उन्होंने चिट्ठी लिख रहे थे, 11 दिन के लिए नेहरू जेल में बंद हुए थे, तब नेहरू के बाप ने 3 बार चिट्ठियां अंग्रेजों को अपनी लिखी थी, उसमें सॉरी बोला था। नेहरू की वाइफ ने, नेहरू की माँ ने, सबने चिट्ठियां लिखी थी। सिर्फ 11 दिन के लिए पहली बार जेल में बंद हुए थे, नहीं तो जेल में नहीं बंद होते थे। आगम खान के महल में बंद किया जाता था, नजरबंद इनको किया जाता था। अब बिरला हाउस में गांधी को बंद किया जाता था, और सुबह शाम पेपर मिलता था, सुबह शाम का जो पेपर आते थे, सुबह शाम चाय कॉफी सब कुछ, क्या लेंगे, कौन सा पेपर लेंगे, ये सब, और सुबह शाम लेटर लिखते थे, लेटर टू डॉटर जाता था नेहरू के डॉटर के पास।
इस तरीके से इनके नजरबंदी होती थी। और ये सावरकर की बात करते हैं कि वो लेटर, सावरकर के लेटर में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि जितने हमारे साथ ये कल्प्रिट्स हैं, जिनको जो वॉर क्रिमिनल या जो भी हैं, रेवोल्यूशन क्रिमिनल जो भी बनाया गया है, उनको छोड़ दिया जाए, चाहे मुझे रखा जाए। ये है पूरा लेटर, 3 बार लिखा गया है। सर की उपाधि की बात करते हैं, ये सब जा करके वहां पे ब्रिटेन की गवर्नमेंट के सामने, वहां पे महारानी के सामने घुटने टेक करके गर्दन पे तलवार लगवा करके सर की उपाधि ले रखे थे। राय साहब की राय बहादुर की उपाधि ले रखे थे, तब नहीं बताते उसको। महात्मा की उपाधि कैसे मिली इनको, ये सब नहीं बताते हैं, ये सब की कैसे उसको बन सार्जेंट कहा जाता था ना नेहरू को। और माउंटबेटन ने बगदाद से गिरगिट लेकर के आई थी, उसको बहुत ज्यादा, एडमिना माउंटबेटन जो उसकी वाइफ थी माउंटबेटन की, वो गिरगिट लेकर के आई थी वहां से जाकर के बगदाद से। तो वहां गिरगिट लेकर के उसका नाम रखा था गांधी। इसको नहीं बताते हैं ये लोग, इसको नहीं बताएंगे। तो चलिए उस पर बात करते हैं। इनकी पोल खोलते रहते हैं। तो सीपीआईएम का ये इस तरीके से इन्होंने घुसाया कंपनी, मतलब कि सारी कंपनियों को एक एक संगठन बना करके दे दिया। और ब्लड नहीं देते थे। ब्लड का कैंपेन मैंने लास्ट वाली वीडियो में बनाया था। ये जो इस समय पिनराई विजयन है, जो सीएम है केरला के, सीपीआईएम वगैरह के, ये सारे के सारे लोग उस समय यंग थे, तो कैंपेन चलाते थे कि नहीं ब्लड कोई नहीं देगा, हम लोग चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। इसी तरीके से आज के टाइम पे, अगर कोरोना के टाइम पे देख रही हैं यहाँ पे चाइना वाइना का, तो ये लोग चला रहे हैं कैंपेन की जो है स्पीक अप इंडिया, और इस तरीके से कर करके जो है कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे, स्पीक अप इंडिया अगेंस्ट गवर्नमेंट को बोलो। चाइना की यही तभी भी स्टैंड था, यही आज भी स्टैंड है कि नहीं चाइना बहुत स्ट्रांग है, भारत को नहीं लड़ना चाहिए उससे, चाइना तो अंदर आ जाएगा। यही कहते कहते कभी भी वहां पे रोड जो बॉर्डर लाइन था उस पर कभी भी रोड इन्होंने नहीं किया। चाइना क्यों चिड़ा हुआ है ये भी बता देता हूँ। जो भारत का बॉर्डर है चाइना के साथ, टोटल तो जब आजाद हुआ भारत, जब इंडिपेंडेंस मिला हमें, तो तुरंत नेहरू के कारण और गांधी के कारण और माउंटबेटन इनके सबके आपस में गिरोह के कारण जो था जिन्ना उन्ना के 14,000 किलोमीटर का जो है पूरा का पूरा बॉर्डर थोप दिया गया पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ 4,000 का, ऐसे ही मिला करके बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल सबके साथ मिला करके श्रीलंका के साथ पूरा का पूरा हमारा 14,000 किलोमीटर का बॉर्डर बनता है, जिसमें से 4,000 समथिंग का कुछ किलोमीटर का जो चाइना के साथ बनता है। तो आज तक इन्होंने एक सिंगल किलोमीटर की कोई बेल्ट रोड नहीं बनाई वहां पे। लेकिन जब मोदी आए वहां पे तो उन्होंने स्टार्ट किया, और ये क्या कहते थे कि नहीं रोड बना दोगे। जब आर्मी कहती थी नेहरू से या इंदिरा से या राजीव से, जब भी कहा उसने, तब ये कहते हैं कि नहीं रोड बनाओगे तो चाइना अंदर चला आएगा। जैसे अभी मोदी ने बनाया वहां पे, तो मोदी 2014 आने के बाद इतना पंप किया वहां पे पैसा, पूरा रोड बना दिया। अब मैं रोड के बारे में पढ़ के बता देता हूँ आपको। मोदी ने वहां पे एक तो पहले जम्मू कश्मीर का जो बना हुआ है अभी, जो एक ऑल वेदर टनल बनवाया था मोदी ने अभी 2003-4 मतलब 3-4 साल पहले, वो था ऑल वेदर की। वहां पे वो पहले जो पूरा 3-4 दिन का चक्कर काट करके ले जाते थे, 7-8 दिन का चक्कर काट करके ले जाते थे जम्मू कश्मीर, और नहीं जाना होता था। उसका कनेक्टिविटी जो की थी 6-7 घंटे में जो हो गई है घट करके, ठीक है। अब ये हो गया। उसके साथ एक है जोजिला सुरंग जो बनवा रहे हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे से कई टनल्स और अंडरग्राउंड रोडवेज निकाल दिया, मतलब कि रोड जाकर के अपने बॉर्डर पे पहुंच जाएगा। नहीं तो भारत की जो आर्मी थी उसको मार्च करना पड़ता था, बंगाल से वहां पे जाना पड़ता था लद्दाख के लिए, तो जिसमें उसको 4-5 दिन 7-8 दिन का ट्रेवल लग जाता था। लेकिन मोदी ने जो रोड्स बनवाए वहां पे, वो एक्चुअली 2007-8 में जब इनकी गवर्नमेंट थी तब आइडेंटिफाई हुआ था। कुछ आर्मी ने कहा था कि यहाँ पे 73 पॉइंट्स ऐसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स बनवाए थे जहाँ पे कि जो है भारत एक रोड बन जाएगा और सारा कुछ बना दिया वहां पे बॉर्डर पे, तो भारत की स्ट्रेटेजिकली चाइना के ऊपर अपर हैंड हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। तो उन सबको इन्होंने रोक रखा था कि नहीं चाइना की आर्मी आ जाएगी हमारे रोड से, इसलिए रोड कभी बनाया ही नहीं गया, ये इनका लॉजिक था। तो मोदी जब आते हैं तो मोदी उसमें बनवा देते हैं सारे रोड। तो चाइना की ये प्रॉब्लम है। तो अभी जो रोड बनी थी वो 3,346 किलोमीटर इसकी बन चुकी है। 61 रोड पास हो गए, 61 पॉइंट जो 73 पॉइंट बता रहा हूँ, 73 पॉइंट जो आइडेंटिफाई हुए थे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, उसमें 63 पे काम हो चुका, जिसमें 3,346 का बन चुका है अभी, ठीक है। उसके बाद फिर ये 2014 से 2018 के बीच में है। 2018 में इनका 28 रोड्स बनी थी जो ऑल वेदर रोड्स हैं, ऑल वेदर कनेक्टिविटी है। 28 से ज्यादा तो अंडरग्राउंड और ऊपर से, और ब्रिज 1400 फीट का लंबा ब्रिज बना गया है, जो श्योक इलाका का आखिरी इलाका जो भारत का है, श्योक में वहां पे बना है। वो बना है 16,750 फीट की ऊंचाई पे, जिसकी -60 डिग्री टेम्परेचर होता है वहां पे। और ये इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं दरखुल दौलता बेग ओल्डी। इसी पे भी 11,000-12,000 धनुआ जी ने 11-12,000 सॉर्टीज किए थे उस पर, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है अपने आप में 14,000 पायलट्स के साथ, ठीक है। चाइना इससे घबराया हुआ है कि भारत इतना ज्यादा अपर, अभी तो तिब्बत पे वो बना रखा था 16,400 फीट पे, लेकिन भारत ने जो बनाया 16,700 कुछ फीट के ऊंचाई पे बनाया, उनसे ज्यादा ऊपर बनाया हाई एल्टीट्यूड पे।
तो उसके ये बनवा दिया भारत ने, तब भी चाइना घबराया हुआ। और भाई यहाँ पे कांग्रेस उसका जो है स्लीपर सेल है, तो स्लीपर सेल एक्टिव है अभी इस टाइम पे कि भारत में तो कुछ हुआ नहीं, ये तो खतरनाक मूड पे है। तो अब तांगशे और श्योक नदी के किनारे किनारे ये रोड बनाई हुई है जो मैं आपको बता रहा हूँ, दौलता बेग का ये पूरा बॉर्डर पे 3000 समथिंग किलोमीटर का बना हुआ है। उसके साथ ब्रह्मपुत्र पे भी बनी हुई हैं, ब्रिजेस बनवा दिए, अंडरग्राउंड टनल्स बनवा दिए, क्योंकि मान लो कोई शॉर्ट टाइम के लिए अगर कोई जो है वॉर होता है तो फिर भी लिमिटेड टाइम वॉर्स जो होते हैं वो भी होगा, तभी भी भारत की आर्मी अगर पुल भी चला गया तो नीचे से चले जाएंगे वो। और बहुत सारे डेवलपमेंट हुए वहां पे। उसके साथ 2018-19 में 11 रोड बनी है, 2020 में 9 रोड बन करके तैयार हो रही है, 2021 में 6 रोड का प्रोजेक्ट है। ये सारा कुछ बना रहे हैं मोदी। अब इसमें जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है इस पर परेशानी है इनको। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो ये पूरा रोड, ये सारे कुछ स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो भारत के है, उससे भारत पूरी तरीके से चाइना को हमेशा हमेशा के लिए काउंटर और थ्रेट पे रहेगा। चाइना हमेशा अंडर थ्रेट हो जाएगा भारत के लिए। भारत के जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम जो राफेल आ रहा है वो हासीमारा में बंगाल की तरफ जाएगा 18, और 18 अपना इधर यहाँ पे आएगा पंजाब की तरफ। यहाँ पे एक पोर्ट है जालंधर है या कोई और सा है, उसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, थोड़ा सा नाम है वहां पे। तो इस तरीके से जो भारत इनकी घेराबंदी कर रहा है, चाइना सोच रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि डिफेंस सिस्टम में कहीं भारत ऐसा ना हो जाए कि इजराइल हो जाए और उसको ना तोड़ सके भारत के लिए। और भारत सारी चाइना से कंपनियां मूव होकर के भारत के लोकेशन पे आ रही हैं, तो वो बॉर्डर डिस्प्यूट में भारत को डालना चाहता है ताकि वहां पे कंपनियां इन्वेस्ट ना करें मोटा मोटा। अच्छा, कांग्रेस भी यही चाह रहा है कि कल को मोदी ने अगर ये सारा काम कर ले गए तो कितना बड़ा नाम हो जाएगा कि जो कि कांग्रेस ने 60 साल में नहीं किया वो 6-7 साल में मोदी ने कर दिया। तो अभी ये सारे मोटे मोटे रोड के बारे में बता दिया मैंने आपको। अभी इसके साथ अब हम बात करते हैं जो वहां पे एक्चुअल सिचुएशन अभी की करंट की है। जो जमीनें हड़पी उसको नहीं बताया इन्होंने, जो जमीनें इन्होंने बेची, सीओके बेच डाला, पीओके बेच डाला, पाकिस्तान बेचा, बांग्लादेश बेचा, उसके साथ और बहुत सारे लैंड किनारे किनारे बेच डाले हैं। कौन उसका रिकॉर्ड देख रहा है? ये तो मोटे मोटे होते हैं, जब बातचीत होती है तो आदमी थोड़ा सर्च करता है तो निकल आती है कुछ चीजें उसमें से। तो इन्होंने मुर्दे गाड़ रखे हैं, जब कोई निकलता है वहां पे पानी बारिश कुछ हो जाता है तो पता लगता है तो लाशें निकल रही हैं, तो ये पता लगता है कांग्रेस की है, कांग्रेस ने गाड़ रखी है। तो सारे घपले घोटाले तो इनके रहते हैं, यही किए रहते हैं पूरा कुछ। अब मैं आपको बताता हूँ 2-4 कंपनियों की जो इस टाइम वहां पे चल रही है, वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल एजेंसीज जो कि डिफेंस कवर करती हैं वो बता के आ रही हैं। वो कहती हैं उसमें से एक है प्लैनेट लैब्स, जिसने अभी अभी अपना वीडियोस और सैटेलाइट सारे इमेजेस वगैरह उसने दिए हैं। एक है एस ब्रेकनेटल है, वो डिफेंस की है, वो उसने बताया है। एक है आपका डिट्रेसफा। ये तीनों की तीनों एजेंसियां और भी बहुत सारी एजेंसियां, मैं तो सिर्फ 3 नाम आपको बता रहा हूँ। सबने बताया कि अगर पीएलए बॉर्डर पे अगर चाइना जो है वो एक दिन में मान लीजिए कि अगर एक इंफ्रा डेवलप करता है तो भारत की बीआरओ जो है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको मोदी ने बनाया और अभी मोदी ने जिसको काफी सपोर्ट किया है, जिसको कि वीके सिंह, जनरल वीके सिंह वो हैं, क्योंकि उनको डिफेंस में रहे हैं वो, तो उनको पता है, तो वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को सारा आइडेंटिफाई उस पर काम करवाते हैं। अभी वो और अपने सीडीएस रक्षा मंत्री सबने वो जो अभी लेपू लेक से जो बनाया है नेपाल के लिए, जो वहां पे मानसरोवर के लिए था, कि वो सबके लिए इस तरीके की जो रोड्स बनाई जा रही हैं इनके ऊपर काफी इनका पकड़ और काफी तेज बना रहे हैं उसको। तो वो बताते हैं कि अगर वो एक बनाते हैं तो बीआरओ उस पर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है उतनी ही टाइम में। तो मतलब कि भारत की स्पीड, यानी जो मोदी कहते हैं कि मैं कोई काम लेता हूं अपने हाथ में तो उसको टाइम के ऊपर नहीं, 90% काम मेरे ऐसे होते हैं कि जो कि अंडर द टाइम, मतलब कि पहले टाइम बिफोर टाइम मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, मैं अपने असाइनमेंट पहले कंप्लीट करता हूं। तो मोदी का वो प्रोजेक्ट है जो वो जल्दी जल्दी कंप्लीट हो रहा है। चाइना बिल्कुल घबराया हुआ है कि कहीं भारत अगर ये इसको 1 2 साल 3 साल में अगर ये कंप्लीट कर ले गया 2024 तक, तब तो चाइना के लिए हमेशा हमेशा के लिए थ्रेट है। वैसे भी चाइना को तो अभी एकदम से थ्रेट मिल ही चुका है पूरा, कि उसकी सारी कंपनियां आ रही हैं। अब भारत वहां पे, अब जो मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है ना कि चाइना वो आ जाएगा, घुस जाएगा, हड़प लिया उसने जी, यहाँ पे कैप्चर कर रखा है, आर्मी को कैप्चर कर रखा है। भाई ऐसा कुछ नहीं है। इंडियन आर्मी ने 4 लड़ाइयां लड़ लिया है 1967 से। ये कभी नहीं बताते 1967 में कितनी पिटाई की थी, 84 मारे थे, 500-600 कुछ का लाश लेकर के चाइना वाले अपने गए थे, भाग रहे थे, पैर हाथ जोड़ रहे थे ये चाइनीज इंडियन के ऊपर, इंडियन आर्मी से बंदूकें लेकर के चला रहे थे। लेकिन उस टाइम पे जो वहां पे जनरल थे उन्होंने भारत के गवर्नमेंट को उस टाइम पे था कि तोप की जो है
वो ऑर्डर हमेशा गवर्नमेंट यानी प्रधानमंत्री देगा। लेकिन उन्होंने जब इन्होंने कुछ नहीं बोला और वो सब लोग फायरिंग करते ही रह गए चाइना के 1960 में। ये लिपू जो ये है अपना जहाँ पे भी किया था, जो सिक्किम का वो था नाकुला, वहीं पे, तो 1967 में भी उन्होंने वहां पे किया था और इतना मारा था। उन्होंने कहा कि नहीं, वो जनरल थे उस टाइम पे, उन्होंने अपनी तरफ से ऑर्डर दे दिया कि तोप से मारो। इतना मारा था कि ये हाथ पैर जोड़ करके वहां से भागे थे चाइनीज। उसको नहीं बताते ये लोग, और 600 कुछ मरे थे उनके, हमारे सिर्फ 84। तो इस तरीके से इन्होंने छिपा रखा और ये कहते हैं कि नहीं बहुत ज्यादा है ये। मैं आपको बता दूं, जो अभी 670 वाला जो 640 स्क्वायर किलोमीटर का निकला है, वो भी IANS करके है एजेंसी, जो कि डिफेंस से कवर करती है, वो सारे इन सब चीजों पर रखती है। उसी ने रिपोर्ट पूरा का पूरा छापा कि ऐसा हुआ। तो ये अभी डर दिखाते हैं कि चाइना बहुत स्ट्रांग है। एक हवा बनाते हैं, हवा नहीं, चाइना कौआ है, सीधे आप समझो कौआ है वो, हवा नहीं है, ठीक। तो अभी उसका डर दिखाएंगे आपको कि नहीं चाइना बहुत वो कर देगा, ऐसी तैसी कर देगा भारत की। भाई तब से लेकर के 62 से लेकर के ना तो वो कम्युनिस्ट डरपोक नेहरू है कोई वहां पे बैठा, ठीक है, इलेक्टेड है, सिलेक्टेड नहीं कि गांधी ने सिलेक्ट कर दिया था उनको, इलेक्टेड नहीं थे नेहरू, ठीक है, एज अ प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं बन पाते, वो सिलेक्टेड थे, इलेक्टेड नहीं थे। उसके बाद फिर इलेक्टेड वो जो ये टेबल पे हारने वाली इंदिरा गांधी नहीं थे कि मानेक शाह ने पूरा जीत करके तस्तरी में दे दिया, बांग्लादेश को तोड़ ताड़ दिया। लेकिन ये इन्होंने लाहौर के बदले ना तो POK लिया, ना तो गिलगिट बाल्टिस्तान। कौन सा प्रॉब्लम थी इनकी, जो 1967 में जो मर्डर केस था शास्त्री जी का, उसके कारण से इंदिरा गांधी ने टेबल पे समझौता कर लिया था। इस पे बताऊंगा मैं आपको, एक दिन एक बड़ा सा वीडियो बनाऊंगा, इस पे भी पूरा डेटा है, ठीक। अभी इनका क्या है कि वो डर दिखा करके एक अनरेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं भारत में, कि भारत वाले डर जाएं और इस तरीके से वहां पे बॉर्डर, और मोदी को फिर लगा दें कि देखो तुम तो बहादुर नहीं हो, इंदिरा थी बहादुर, झूठ है, इंदिरा थी बहादुर, नेहरू थे बहादुर। डर के मारे नेहरू भाग जाते थे। अंग्रेजों के टाइम पे एक बार एक कॉरिडोर में ऐसे जा रहे थे सारे लोग, जब लाला लाजपत राय की हत्या हुई थी उस टाइम पे सांडर्स ने, तब उसने जो है एक नरम दल और गरम दल ने दोनों कहा कि जो है चलो एक क्रांति करते हैं, प्रोटेस्ट करेंगे। करने के लिए गए, सब अपनी अपनी टुकड़ी लेकर के गए, नेहरू भी अपनी टुकड़ी लेकर के गए, कॉरिडोर में फंस गए। एक तरफ से आर्मी आई, दूसरी तरफ से भी सेना, दोनों तरफ से, और ये सिख बटालियन थी अंग्रेजों की, दोनों तरफ से घेर लिया, मारपीट चालू कर दिया उन्होंने, खूब पिटाई की। नेहरू 4 घंटे गटर में छिपे रह गए, टोकरा लेकर के वहां पे छिपा रहा नेहरू, और उसके बाद फिर निकला जब, तो 4 घंटे बाद जब पुलिस चली गई थी, उसके बाद डरपोक नेहरू था, ना कि सावरकर थे। डरपोक सावरकर के लेटर की जगह नेहरू के भी लेटर को भी पता करो सब लोग, कि नेहरू ने कितने बार लेटर लिखा है, कितनी बार वहां पे जाकर के खड़ा रहता था। ये आजादी के बाद 52 तक यहाँ पे वायसराय रहा, माउंटबेटन उसके चार्ज में था, जब तक भारत का कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट नहीं हो गया तब तक था। भारत की तीनों सेनाओं का इंचार्ज जो चीफ था वो अंग्रेज था, वो तीनों के तीनों अंग्रेज थे, तीनों नेवी और इसके और जो है थल सेना, वायुसेना, तीनों के। उसके बारे में भी केस है कि जो है नहीं हमें बहुत एक्सपीरियंसिव बंदा चाहिए, ये चाहिए वो। तो करियप्पा के लिए मेजर जो उस समय कर्नल राठौर थे, उन्होंने खड़ा होकर कहा हमारे पास करियप्पा जी हैं, कहें इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो कहें एक्सपीरियंस तो हमारे पास पीएम के भाई नहीं है, तो हम अंग्रेजों को ही बना करके पीएम रखें। चुप हो गए थे वहां पे नेहरू, तब करियप्पा हमारे चीफ बने थे और अंग्रेजों को भगाया गया था। 1960 के आसपास की बात है, 56 या 1960 की बात है, ईयर मैं भूल रहा हूँ, कंफ्यूजन है। उस टाइम पे नेहरू ने ये सारी चीजों को नहीं, इस पे चाहिए कि देश की जनता को जानना चाहिए, ये सब भी बताया ना नेहरू, ये राहुल जो बैठा हुआ बेवकूफ आदमी, ठीक है, इन सब चीजों पर नहीं बताता। ये अपनी सारी चीजें ढाक करके रखेंगे। ये कांग्रेस के ये वामपंथ का नेचर है कि अपनी चीजें छिपा करके रखो, पॉइंट का एक साइड दिखाओ, पॉइंट का दूसरा साइड छिपा करके रखो। अगर दो चीजों पे बात करोगे, ये इनके पास तथ्य होते नहीं है, ये डरपोक होते हैं, ये भागते हैं, ये सिर्फ मैनिपुलेटेड लोग हैं। ये बेवकूफों को बेवकूफ बना करके रखते हैं, अपना थूका हुआ च्युइंगम दूसरे को चुंगा। हम देखो, हम च्युइंगम चबा रहे हैं, तुमको भी चबाना है, हाँ बेवकूफ हाँ कह देगा जो गुलाम होता है, ठीक, गुलाम हाँ कह देगा, उसके मुंह में ये च्युइंगम अपना थूक देते हैं, अब वो चबा रहा है वही च्युइंगम, ठीक। नेहरू, गांधी, इंदिरा, फलाना ढिमका, मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, ये सब चलाते रहते हैं। ये सब साहेब, भक्त नहीं भाई, तुम गुलाम हो, भक्त अच्छा होता है हमेशा, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं जिसको हम लोग अपने आपस में डिस्कस करते रहेंगे। और इनका ये जो गुलामी मानसिकता है, इनका आप खोद करके निकालिए, इनके खिलाफ आप भी इनके नैरेटिव का काउंटर नैरेटिव मत बनाइए, आप पहले नैरेटिव बनाइए। अब नेशनलिस्ट जो राष्ट्रवादी हैं, उनको चाहिए कि आप पहले राष्ट्रीय, मैं राष्ट्रवादी नहीं कहता, राष्ट्रीय, जैसे मैं भारत कहता हूँ, इंडिया नहीं, उसका भी हो चुका है केस, उसका भी आ रहा है बदल। तो आप लोग भी इनके खिलाफ नैरेटिव बनाना चालू करिए। वामपंथ और जिहादिज्म
इस्लामियत जो है उसको ख़त्म करना होगा। आपको ख़त्म करने के लिए आपको नैरेटिव बनाना पड़ेगा। नैरेटिव बनाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करनी पड़ेगी, जैसे ये हमेशा स्टडी करते रहते हैं। उसको नैरेटिव बनाइए, करिए, इनके खिलाफ हमेशा स्टैंड बाय मोड में रहिए, हमेशा स्टैंड करते रहिए। आप इनके खिलाफ कभी मत बैठिए, हमेशा स्टैंडिंग मोड में रहिए। अपनी बातों को इनके सामने रखिए, इनका काउंटर करिए, इनको तोड़िए, इनको बुरी तरीके से ह्यूमिलिएट करिए अपने तथ्यों से, मारपीट से नहीं, अपने तथ्यों से, अपने फैक्ट से ह्यूमिलिएट करिए, इनको बेइज्जत करिए हर जगह, जिस भी जगह पे भी मिल जाए, तब ये जा करके सुधरेंगे। अब वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसको इसी नोट के साथ क्लोज करते हैं। नेक्स्ट डेवलपमेंट पे अपने लोग बात करते रहेंगे। वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।